वेलकम स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर। लेक्चर नंबर 5 तक हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 6 आर्टिकल नंबर 15 शुरू करने वाले हम। थर्मोडायनेमिक्स चली हुई है, पेपर फर्स्ट, बेसिक थर्ड सेम है भाई। पेपर फर्स्ट थर्ड सेम थर्मोडायनेमिक्स चली हुई। एक तो भाई इससे पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन और आते हैं और वो 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं नहीं, आप उनको देख के खुद पढ़ सकते हो। दूसरा टाइम नहीं होता इतना, जो 5-6 क्वेश्चन है उसको हम करवा पाए। तो वो नीचे आज भी डिस्क्रिप्शन में इसके नंबर मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर व्हाट्सअप करके पता लगा सकते हो कि भाई इसके नोट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे। लिखवाना वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे एक उनमें से एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, उससे आप अनुमान लगा लोगे वो किस टाइप के क्वेश्चन। उसमें एक क्वेश्चन था आज कि यदि हम एक रूम है, वो बंद है बिल्कुल, उस रूम के अंदर यदि मैं फ्रिज का दरवाज़ा खोल देता हूँ, एक बंद रूम है, उसके अंदर मैंने रूम को ठंडा करने के लिए, एसी लगाने के लिए मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया, तो क्या उससे फ्रिज जो रूम का टेम्परेचर है वो कम होगा या बढ़ेगा? ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, वो शायद पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। आप पहले तो इसका आंसर देखना, यदि किसी को मिले तो मेरे को बताना ज़रूर, हालांकि मेरे को पता है इस टाइम पे। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। उससे रूम ठंडा होने की बजाय गर्म होगा, जो रूम का टेम्परेचर है वो ठंडा होने की बजाय बढ़ेगा। क्यों होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलो आते हैं आज के पहले टॉपिक पे। इसमें हमें ये जो पीछे यूज किया था CV PV की पावर गामा, ये कांस्टेंट होता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना। उसके लिए हमने पहले की तरह 1 ग्राम मोल ऑफ आइडियल गैस कंसीडर कर लिया, क्लोज वेसल में है, थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा वहाँ पे, कोई भी टेम्परेचर हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो एडियाबैटिकली प्रोसेस है, एडियाबैटिकली मतलब dQ इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। ये आगे पढ़ने वाले वर्क डन हो गए। ये हमारे पास P इज इक्वल टू dV भी है। P is the work done, sorry, P is the pressure. अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा भाई, हीट कैंसिल होगी बाहर से, कोई भी मतलब जो खुद की एनर्जी है उसी के ऊपर काम करना है। सिंस वर्क इज डन at the cost of internal energy, means ये हमने पहले पढ़ रखा है, du इज इक्वल टू CV dt। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने एंट्रोपी वाले में इसका यूज किया था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV, और इसको यदि हम फर्स्ट मानते हैं तो dQ इज इक्वल टू CV dt प्लस PdV यूजिंग फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो हमने एक चीज लिखी, लेट द गैस एक्सपेंड आइडियाबैटिकली, एज वी नो gas is expanding adiabatically, so dQ is equal to 0। चेंज इन हीट की वैल्यू कितनी होगी? 0, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी हमारी 0। CV dt प्लस PdV इज इक्वल टू 0। आ गया होगा शायद यहाँ तक समझ में। इसको इक्वेशन नंबर तो मान लिया, कुछ भी नहीं करना भाई, एक वही जो पहले कंसिडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस ले लिया हमने, उसको थर्मली इंसुलेटेड करवा दिया, मतलब हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। वैसे भी जब एडियाबैटिक प्रोसेस हमने बता दी तो उस टाइम पे क्या देखते हम कि हीट चेंज नहीं होगी, तो हम जो काम कर रहे हैं वो कहाँ पे होगा? सारा जो इंटरनल एनर्जी है हमारी उसी को लेके काम करने वाला। डी इज इक्वल टू CV dt होता ही हमने पहले पढ़ रखा है। अब
फर्स्ट लॉ में ये बताते हैं, यहाँ पे डी यू की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से, ब्रैकेट में लिख भी रखा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू आ गया हमारे पास। ये वैल्यू आने के बाद एडियाबैटिक प्रोसेस है डी क्यू इज इक्वल टू, ये लिख रखा डी क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी? 0 की। ठीक है, अब हमें पता है क्या, एज वी नो पीवी इज इक्वल टू आर टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। u इंटू वी लगेगा इसमें भाई, इसमें u इंटू वी, आर कॉन्स्टेंट है, t खाली का हो जाएगा। p एज इट इज डी वी प्लस v एज इट इज डी पी इज इक्वल टू आर एज इट इज डी टी। ठीक है, यहां से मैं डी टी की वैल्यू निकाल सकता हूं, डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब यहां तक शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लेना वीडियो को रिकैप करके, आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये इंटरनल एनर्जी हमने एंट्रोपी वाले टॉपिक में पढ़ी थी पहले, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों का यूज कर लिया। एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हीट की वैल्यू 0 होती है, ये इक्वेशन जो ये इधर वाला पार्ट था ये हमारा किसके इक्वल आ गया? 0 के। अब हमें यहाँ dt की वैल्यू पुट करनी है, सीधी सीधी बात ये है। यहाँ dt की वैल्यू पुट करने के लिए भाई हमने ये जनरल इक्वेशन हमें पता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, इसका डिफरेंशिएशन करवा दे दोनों साइड, तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। तो dt की यदि वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो r इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को इधर पुट करने वाले हैं, देखो कैसे। और ये टॉपिक जो शुरू में थोड़ा बहुत लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है, एक तो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, दूसरा लेक्चर की लेंथ को कम करने के लिए। ये है भाई हमारे पास, इसको भी रब कर देते हैं, ये इक्वेशन 3 है और ये 2 है। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा? सी वी डी टी की वैल्यू क्या है भाई? पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर इंटू डी टी की जगह तो पुट ही किया हमने, प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। अभी इसका भी कोई यूज नहीं और ना इसका कोई भी यूज हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो तो अब मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी, ठीक है, अपॉन आर प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। आर एलसीएम ले लो कंप्लीट में, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस पी आर डी वी, और ये आर एलसीएम लिया इधर कंप्लीट, तीनों के नीचे इज इक्वल टू 0, तो इधर आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगली समझ जाओगे इतने तो, चलो लिख देते भाई, नादान बच्चे हैं, ना भी आए शायद समझ में। पी आर डी वी इज इक्वल टू 0, ये आर इधर आके भाई 0 के साथ यदि किसी चीज को मल्टीप्लाई, शायद 9th क्लास में होता तो मैं ना भी बताता, लेकिन बीएससी वाले हैं इनका थोड़ा माइंड एडवांस ज्यादा चलता है, तो आर इधर आके क्या हो जाएगा? 0। ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब इसमें देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? पी डी वी, और इधर भी क्या है? पी डी वी कॉमन ले लो, पी डी वी मैंने कॉमन ले लिया इसमें से और इधर, तो क्या बचेगा इधर से? तो सी वी प्लस आर प्लस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई भाई हमारे पास। अकॉर्डिंग टू मेयर्स फॉर्मूला, मेयर फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यही था। यहाँ से सी पी इज इक्वल टू
आर प्लस सी वी, ये इक्वेशन 5। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करवा सकते हैं। पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, पी डी वी क्या आएगा, सीपी प्लस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। फिर जो नीचे हमारे पास वैल्यू आई थी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, वहां से सीपी की वैल्यू निकाली मैंने। सीपी की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया है, पुट कर दिया किसकी जगह पे, वहां उधर। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहां पे जो वैल्यू आई है उसमें हमें अब क्या करना है, इसको डिवाइड करवाना है। डिवाइड किससे करवाएंगे, डिवाइड हमें करवाना है यहाँ पे CV और PV से। जो इक्वेशन है हमारे पास उसको CV और मतलब CV PV और CV और PV से डिवाइड करवाना है। या पहले इसको भूल गया, फिर डिवाइडिंग की BSc क्लास है बाई CV PV, PDV CP अपॉन CV PV प्लस CVV DP CV PV इज इक्वल टू 0। P से P कैंसिल, CP, एक सेकेंड ये एज इट इज आएगा, CP और इधर CV से CV कैंसिल, V से V कैंसिल, क्या बचा हमारे पास CP अपॉन CV DV अपॉन V प्लस DP अपॉन P इज इक्वल टू 0। CP अपॉन CV पता है, पहले यूज किया हुआ है, ये किसके इक्वल होता है भाई, गामा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा DV प्लस DP P इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेट करवा देंगे। DV का क्या हो जाएगा भाई, log V प्लस DP का क्या होगा, अपॉन P है तो log P इज इक्वल टू 0। दो टर्म, इसको हम देखो log की प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास m log n, क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n, सॉरी उल्टा लिख दिया, log n की पावर m, मतलब log के अंदर कोई क्वांटिटी उसकी पावर हो तो उसको आगे लेके आ सकते हैं हम। ये ऊपर आ जाएगा log v पावर गामा प्लस log p इज इक्वल टू 0। दो टर्म है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, log हमने यूज कर रखा है, तो क्या लिख सकते हैं भाई, इधर देख लो साइड में थोड़ी जगह बना लेते हैं, log p v की पावर गामा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग मतलब एक तरीके से एक्सपोनेंशियल हम उसको बोल सकते हैं, तो PV एंटी लॉग लिख सकते हो आप लोग, एंटी लॉग हमने ले लिया, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमें प्रूव करना था, ये था आपका आज का पहला आर्टिकल। दोबारा देख लो एक बार, यदि समझ में नहीं आया हो तो, आ गया हो तो अभी देख सकते हो आप। पुटिंग इक्वेशन, जो हमने जो इक्वेशन निकाली थी उनको हमने पुट किया, ये वैल्यू आ गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। आर यहाँ से हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, बाद में आर को इधर भेज दिया, 0 हो गया। ये वैल्यू आई है, इसमें इन दोनों टर्म में से पी डी वी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, CV प्लस आर बचता है। मेयर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, CP माइनस CV इज इक्वल टू किसके था, आर के। CP की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, आर प्लस CV। वापिस पुट कर दिया हमने यहाँ पे। वापिस पुट करने के बाद क्या देखते हैं कि ये टर्म बचती, उसके बाद ये आपको याद रखना कि इस टर्म से हमें डिवाइड करवाना है दोनों टर्म को, इससे डिवाइड करवा दे दोनों साइड, CP अपॉन CV बचेगा। इधर इसको हम लिख सकते हैं गामा, पहले यूज किया हुआ है, लिख दिया। ये टर्म आ गई, इसके 1 बाई वी log v इंटीग्रेशन 1 बाई p log p, दोनों टर्म इसकी log की प्रॉपर्टी से इसकी पावर में लिख सकते हैं हम, ये लिख रखा है ऊपर, यदि किसी को डाउट हो तो मैथमेटिकल टर्म भी लिख सकते। अब दोनों टर्म में प्लस का साइन है, प्रोडक्ट हो जाएगी दोनों की, एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग हट जाएगा, इधर वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये था आपका पहला टॉपिक। नेक्स्ट देखो,
आगे देखो भाई इसमें भाई सॉरी, एक तो ये टॉपिक हमारा पीछे था आर्टिकल नंबर 15 से पहले आता ही, ऑब्वियस सी बात आपको पता होगा इतना तो बीच में रह गया था। और टॉपिक ये बहुत आसान सा है, बहुत छोटा है। 11th क्लास के जिसके पास नोट्स होंगे, नहीं होंगे तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। उसमें ये हमने अच्छे से समझा रखा, लेकिन यहाँ पे केवल 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेफ्रिजरेटर। तो आपको पता है रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या है, इसको हम हीट पंप भी बोलते हैं। हीट पंप बोलने का, पंप का यहाँ पे मतलब वो वाला पाइप नहीं, पाइपलाइन से नहीं, पंप का मतलब है किसी चीज को बाहर निकालना, ठीक है। बेसिकली पंप क्या करता, कुएं पे लगाते हैं तो क्या काम करता है भाई, वो पानी बाहर निकालने का काम करता है। ऐसे ही जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है उसका काम होता है हीट को बाहर निकालने का। तो किसी भी चीज का टेम्परेचर यदि हम कम कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग से यदि उसका टेम्परेचर हम कम लेके जा रहे हैं, उस वहां पे हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वो एक डिवाइस होता है जिसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। यहाँ पे लिख रखा है, चलो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, यदि किसी को लिखा हुआ कुछ समझ में ना आए तो वो वैसे पढ़ सकता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज कोल्ड देन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं भाई। और जो डिवाइस होगा उसको क्या बोलेंगे, एंड द डिवाइस डूइंग सो इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। उस डिवाइस को क्या बोलेंगे हम, रेफ्रिजरेटर। ए रेफ्रिजरेटर इज ए हीट पंप, मैंने आपको बताया है, वर्किंग बैकवर्ड। इसकी जो प्रोसेस होती है ना, ये सिंक में से एनर्जी उठा के बैकवर्ड प्रोसेस में काम करता है। वैसे यदि हम बात करें तो हीट इंजन होता है वो, जैसे ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया बीच में इसका, ये सिंक हो गया, तो वो यहाँ से सोर्स से एनर्जी लेता है, वर्किंग सब्सटेंस उस पर काम करता है, सिंक में डाल देता है। ये उल्टा काम करता है, ये इस डायरेक्शन में काम करता है। और यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, बाय द सिस्टम नहीं होता, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ये +1 क्लास में या फिर हमने पहले बताया होगा, वर्क डन 2 टाइप का होता है, एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, ये सपोज करो यदि मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, बाहर से मैं आपके ऊपर आपसे काम करवा रहा हूँ ना, आप अपनी मर्जी से काम नहीं करे, तो वो चीज आपके माइंड में नेगेटिव जाएगी, आप उसको क्या लेके जाओगे, नेगेटिव लेके जाओगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। आपसे कोई काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है या आपकी मर्जी के खिलाफ करवाया जा रहा है, तो वो आपके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है, नहीं है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, आप कोई काम अपनी मर्जी से कर रहे हो, जब हम कोई भी काम अपनी मर्जी से करते हैं तो वो हम पॉजिटिव वे में करते हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो नेगेटिव होता है। तो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। और इसमें जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं इसको जिसको हम नॉर्मली यदि घरों में बात करें तो जिसको ये बोलते हैं ना भाई, फ्रिज की गैस खत्म होगी। गैस खत्म होने का मतलब क्या होता है, ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में या फिर अलग फॉर्म में चेंज होने लग जाता है, गैस की फॉर्म में नहीं होता। अमोनिया या फेरोन, 2 ये है बेसिकली जिसको हम यूज करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस यूज इन रेफ्रिजरेटर आर कॉल्ड रेफ्रिजरेंट एंड द कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट आर अमोनिया एंड फेरोन। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे उसमें एफिशिएंसी निकालते थे हम, पीछे वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम एफिशिएंसी निकालते थे, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। क्या होगा, वो कितने अमाउंट ऑफ हीट हमने निकाली है सिंक में से, Q2 कितनी वैल्यू हमने निकाली है उसका, और कितना काम किया है, ठीक है। वहां पे कितनी एनर्जी ली थी, वो था Q1 अपॉन W अपॉन Q1। यहाँ पे उसको उल्टा है क्योंकि रिवर्स प्रोसेस में काम करता है, तो Q2 अपॉन W, ये वैल्यू हमें पता है Q1 माइनस Q2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, पहले पढ़ा हुआ है। इसमें ये ध्यान रखना कि रिवर्स प्रोसेस में काम करता है, बाकी आप कर ही सकते हो इसको। देखो आगे, आज का भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है आर्टिकल 16, स्टेट एंड प्रूव। स्टेट एंड प्रूव
कार्नोट्स थ्योरम। ये है हमारा। पहले ना इसको समझने की कोशिश करो, बाद में, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि यदि कोई चीज़ आपको एक बार हिंदी में समझ में आ गई, आप उसको नहीं भूलने वाले बाद में कभी भी। वैसे भी हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, तो हर किसी की अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। मेरी सोच तो यही है भाई, यदि कोई एक बार चीज़ हमें हिंदी में समझ में आ सकती है तो बाद में हम उसको नहीं भूलने वाले। कार्नोट ऐसे ही क्या बताता मैं कि यदि हमारे पास दो इंजन दे रखे हैं, एक उसमें रिवर्सिबल में काम करता है, एक इरिवर्सिबल में काम करता है, तो कार्नोट थ्योरम ये बताती है कि जो रिवर्सिबल वाला है ना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस में काम करेगा, वो हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल वाले की। ये एक होगी इसकी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन में हमें क्या बताता है कि यदि हमारे पास एक इंजन है और उसमें सिंक और सोर्स का टेम्परेचर हमारे पास इक्वल है और दो इंजन काम कर रहे, एक रिवर्सिबल में और एक इरिवर्सिबल में, और सेम टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे, तो जो हमारे पास रिवर्सिबल वाला है उसकी प्रोसेस, सॉरी ये तो पहले वाला ही हो गया, उसमें वो वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जो वर्किंग सब्सटेंस हमारा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बस चलो लिख लेते हैं इसको एक बार, फिर शायद आपको समझ में आए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the efficiency of Carnot heat engine in reversible process is maximum and independent of वर्किंग सब्सटेंस। जो वर्किंग सब्सटेंस होगा हमारा उसके इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन में हम बात करें, इफ वी हैव the efficiency of a reversible heat engine is maximum या is greater than to the efficiency of is greater than to the efficiency of irreversible heat engine if both are working at same temperature of source and sink। ये दे रखा है भाई, इसमें क्या डिफाइन कर रखा है हमें कि जो हमारे पास हीट इंजन है, कोई भी दो हीट इंजन हमने मान लिए, जिसमें एक को हमने सोर्स का नाम दे दिया, दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया, सॉरी एक ए मान लिया हमने, दूसरा क्या मान लिया, बी। ये देखो एक हमने इस तरीके से बना लेते पहले, ये हमारे पास सोर्स है, T1 टेम्परेचर ए, ये बी, ये क्या आ गया हमारे पास, सिंक टेम्परेचर क्या हो गया इसका, T2, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है तो ये बताइए, इस थ्योरम से हमें ये स्टेटमेंट मिली है कि जो रिवर्सिबल में होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इरिवर्सिबल में होगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। दूसरा, यदि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये तो उस केस में होगा। और यदि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसमें हम वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर काम, उस पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती हमारी। इसका प्रूफ देखते हैं अभी। लेट अस कंसिडर
two heat engine A and B working on same temperature of source and sink, that is T1 is equal to T2. ठीक है, we have to prove efficiency of B is greater than efficiency of A, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन आप जब इसमें और मैथ में जब आगे जाके पढ़ोगे तो यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं हम, क्या चीज यूज करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि कोई चीज हमें प्रूव करनी है ना, पहले उसका उल्टा सोच लो, उसका उल्टा सोचो, उसको मान के करो काम। यदि वो गलत आता है तो इसका मतलब उसका जो पहले हमने सोच रखा था वो सही, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन हम क्या मानते हैं? लेट एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब भाई हम क्या मानते हैं? यहां से हीट आई हमारे पास Q1, यहाँ पे कितनी गई? Q1 माइनस W, यहां से आई Q डैश माइनस, और यहाँ पे कितनी गई? Q डैश। ठीक, ये हम मान लेते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है, उल्टा काम करवा दिया हमने। ठीक, अब यदि यहां से हम बात करें नेट हीट लॉस बाय सिंक इज इक्वल टू, कितने हीट लॉस किए भाई उसने? यदि हम यहां से देखें तो Q1 माइनस W माइनस Q डैश। अब इसको सोल्व करेंगे, सर ये डैश आएगा बेटा, उल्टा लिखते, तो Q डैश माइनस Q1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट हीट गेन बाय सोर्स इज इक्वल टू सेम, दोनों बराबर है। यहां से देखें तो ये वाला रेशियो ये आ गया। सो क्लियरली नेट हीट गेन बाय सोर्स इज इक्वल टू नेट हीट लॉस बाय सिंक। कहने का क्या मतलब हुआ कि जितनी हीट भाई यहाँ पे इसको मिली उतनी इसने लॉस की, मतलब काम तो हुआ ही नहीं। जितनी यहां से गई सेम एज इट इज यदि यहाँ पे पहुंच रही है हीट, तो क्या हुआ? काम तो हुआ ही नहीं, वर्किंग सब्सटेंस वर्किंग जीरो। दैट मीन्स दैट इज देयर इज नो वर्क डन, नो वर्क डन which violate second law of thermodynamics. So we can say that efficiency of B is greater than efficiency of A, that is ये था आपका टॉपिक। ठीक है, इससे एक बात मैं बता देता हूँ कि अभी ये दोबारा अभी करवाया गया। दोबारा क्यों करवाया गया है? एक बार करवाने के बाद जब मैंने जाके देखा पीछे रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, इसलिए एनर्जी थोड़ी कम हो सकती है इस टाइम पे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये करवाया गया है, आप सोच रहे होगे कि सर ने बहुत लंबा करवा दिया, भाई इसको मैं आधे में भी ख़त्म करवा सकता हूँ। लेकिन आजकल जो माहौल है उसमें नोट्स प्रिपेयरिंग जो है, नोट्स बनाने वाला सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये मेरी अपनी राय है। वी आर द सिटीजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और यहाँ पे सबको अपने अपनी सोच रखने का पूरा अधिकार है। मेरे को ये लगता है कि यदि इन फ्यूचर में यदि आप किसी को भी यदि टीचर बनना हो तो उसके लिए अपने नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप खुद के नोट्स नहीं बना पाते हो तो मेरे को नहीं लगता कि वो आपके लिए
ज़्यादा कारगर होने वाला है यदि आप टीचिंग करते हो। तो वी होप कि आपको ये समझ में आए, नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना, कोई बात नहीं, इससे अच्छे तो मैं तो समझा नहीं सकता। मैंने अपना बेस्ट किया है, आगे आपकी बारी। थैंक यू।